लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वियिंग वांगजी को युनमक घुमाने के लिए ले जाने वाला था। वियिंग वांगजी को अपने बचपन के बारे में बता रहा था। वियिंग उनसे कहता है, लंजा, तुम्हें पता है जंगशा के पास काफ़ी सारे डॉग्स थे, लेकिन मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, इसलिए उसे अपने सारे डॉग्स को छोड़ना पड़ा, जिस वजह से वो मुझसे बहुत नाराज़ हो गया था और उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। मैं भी लोटस कोव से भाग गया। मुझे लगा शायद मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन शिजी मुझे ढूंढती हुई आई थी। आधी रात को मैं पेड़ पर चढ़ गया था और नीचे गिर गया था। शिजी मुझे अपनी बैग पर कैरी करके मुझे लोटस कोव वापस ले गई थी। उस दिन मुझे पता चला कि जेंगचा भी मेरी परवाह करता है, क्योंकि मैंने उसे भी वहां देखा था। शिजे हम दोनों के लिए लोटस सूप बनाया करती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती है, लंजा। आखिरी बार मैं उनसे यीलिंग में मिला था। वो शादी के जोड़े में मुझसे मिलने आई थी। उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन तब मैं यीलिंग पैट्रियार्क था। वांगजी सोचता है, काश मैं उसे गले लगाकर कह सकता कि मैं भी उससे हमेशा से प्यार करता आया हूँ। वो अकेला नहीं है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। तभी मैंने देखा वेइंग पासी के पेड़ पर चढ़ गया और हंसने लगा। वो मुझसे कह रहा था, लंजा, ये वही पेड़ है जिस पर मैं बचपन में चढ़ा था। मैं सोचने लगा, वेइंग, मुझे खुशी है कि तुम्हारा बचपन खुशियों से भरा हुआ था। काश मैं फ्यूचर में तुम्हें सारी खुशी वापस लौटा सकूं। अचानक मैंने देखा कि वो पेड़ से नीचे गिरने वाला था। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसे नीचे उतारने ही वाला था कि उसने मुझे टाइटली पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा, लंजा, आज तक मैं अनगिनत बार गिरा हूं, लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं संभाला। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो मेरे साथ है, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, जो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। मैंने उसे और भी टाइटली पकड़ लिया था और हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया। तभी वो मुझसे अलग हुआ। वो थोड़ा शाय फील कर रहा था। उसने मुझसे कहा, लंजा, एक और जगह है जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। वो मुझे युनमेक एंसेस्टर हॉल ले जाना चाहता था। पहले मैं हेजिटेट कर रहा था, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन वेइंग के लिए मैं अंदर चला गया। मैं भी उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स अंकल जंग और मैडम यू को रेस्पेक्ट देना चाहता था। क्या पता मुझे फ्यूचर में वेइंग के साथ इस हॉल में आने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन इस मौके को मैं नहीं खोना चाहता था। मैं भी वहां बैठकर इंसेंस स्टिक्स को जलाने लगा। तभी मैंने देखा वेइंग मेरी तरफ देख रहा था। वेइंग ने मुझसे कहा, चलो हम दोनों साथ में करते हैं। हम दोनों ने साथ में मिलकर 2 बार सिर झुकाया और तीसरी बार वेइंग ने मुझे रोक दिया। वेइंग मुझे बता रहा था कि बचपन में मैडम यू अक्सर उसे यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा करती थी। तो गाइस, सीरीज वर्सेस नोवेल में मैंने आपको बताया था वेइंग वांगजी को यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाया था। मैं फिर से आपको बताती हूँ, चाइनीज कल्चर के अकॉर्डिंग शादी करते वक्त हस्बैंड वाइफ को 3 प्रोस्टेट्स लेने होते हैं। एक हेवन अर्थ की तरफ, दूसरा अपने पेरेंट्स की तरफ और तीसरा एक दूसरे की तरफ। तो 2 प्रोस्टेट्स यहाँ पर वेइंग और वांगजी साथ में ले चुके थे और तीसरे प्रोस्टेट के लिए वो अपने पेरेंट्स से प्रे कर रहा था। यहाँ पर ये क्लियर था कि वेइंग वांगजी को अपना हस्बैंड बना लेना चाहता था। वांगजी भी वेइंग के एडॉप्टिव पेरेंट्स से कह रहा था, मैं वेइंग को बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं एक दिन उसे अपना बना सकूं। तभी मैंने वहां जेंगचा को आते हुए देखा, जो कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वेइंग ने उससे कहा, हम दोनों बस यहाँ प्रे करने के लिए आए थे, अब हम जा रहे हैं। जेंगचा कहने लगा, वे वुशियन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम जब चाहोगे तब यहाँ आ सकते हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें एक सेक्ट से निकाल दिया गया था और तुम यहाँ अपने साथ लान वांगजी जैसे अनचाहे मेहमान को भी ले आए हो? वेइंग कहने लगा, जेंगचा, अपने शब्दों पर ध्यान दो। अनचाहे मेहमान से तुम्हारा क्या मतलब है? और वैसे भी मैं लंजा को युनमक के किसी सीक्रेट प्लेस में नहीं ले गया। जेंगचा कहने लगा, हाँ बिल्कुल, क्या तुम भूल गए? वो तुम ही थे जो हीरो बनकर लान वांगजी को बचाना चाहते थे, जिस वजह से वैन सेक्ट ने हमारे सेक्ट पर हमला किया और हमारे पेरेंट्स मारे गए। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा फेस युनमग में कोई नहीं देखना चाहता। वेइंग ने जेंगचा से कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दो। मैंने देखा कि वेइंग बहुत वीक फील कर रहा था। उसने मुझसे कहा, लंजा, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। लेकिन जेंगचा कहने लगा, हाँ, तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अपनी हरकतों की वजह से इस जगह की पवित्रता को खराब मत करो।
वो यूं कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? चंगशा कहने लगा, मैंने तुम दोनों को पेड़ के नीचे एक दूसरे को हक करते हुए देख लिया था। मैं हमेशा से सोचता था कि हंगुंजुन जैसा इंसान वेबुशिन जैसे इंसान की हरकतों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अब मैं समझा, क्योंकि हंगुंजुन भी तुम्हारी तरह ही है। अब वियिंग को बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, जंगछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लंजा के खिलाफ कुछ कहने की? तुम हम दोनों को क्या समझ रहे हो? लंजा मेरा दोस्त है। उसके ये शब्द सुनकर मैं फ्रीज हो गया। क्या मैं उसके लिए बस एक दोस्त हूँ? जंगछा को गुस्सा आने लगा और वो जिडियन से वियिंग पर अटैक करने ही वाला था। तभी मैंने भी बेचैन से उस पर हमला किया। वियिंग को याद आया कि हम उसके पेरेंट्स के एंसेस्टर हॉल में खड़े थे। वियिंग ने मुझसे कहा, लंजा, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैंने जंगछा पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं वियिंग को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन जंगछा आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला था। जंगछा फिर से उस पर हमला करने वाला था, पर इस बार वेनिंग बीच में आ गया था। वेन्यांग अपने साथ वियिंग की तलवार सुबियान लेकर आया था। वो बार बार जंगछा से सुबियान खोलने के लिए कह रहा था और जंगछा सच में उस तलवार को बाहर निकाल पाया था। मैं शॉक्ड रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वियिंग के जाने के बाद सुबियान ने खुद को लॉक कर लिया था, तो जंगछा सुबियान को कैसे खोल पाया? तभी वेन्यांग ने कहा, जंगछा के अंदर जो गोल्डन कोर है वो उसकी नहीं बल्कि वियिंग की है। वो इंसान जो मेरी गोद में बेहोश पड़ा है, उसने अपनी गोल्डन कोर किसी और को दे दी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काश मैंने तुम पर विश्वास किया होता वेइंग। मैं कितना गलत था, प्लीज मुझे माफ कर देना। वननेंग के इतने समझाने पर भी जंगछा उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। उसे सब कुछ झूठ लग रहा था। लेकिन अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था। मेरे वेइंग ने अपनी जिंदगी तक उसे दे दी और फिर भी वो उसके बारे में इतना गलत बोलता आया है। अगर वेइंग ने उसे अपनी गोल्डन कोर नहीं दी होती तो आज वो सेक्ट लीडर भी नहीं होता, और शायद वेइंग सबकी नजरों में यीलिंग पैट्रियार्क भी नहीं बना होता। मैंने वेइंग को अपनी गोद में उठाया और जंगछा से कहा, मैं वेइंग की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारे एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर आज के बाद तुमने वेइंग के खिलाफ कुछ भी गलत कहा तो मैं वादा करता हूँ ये हंगुंजुन अपने गुस्से को शांत नहीं करेगा और शायद तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर मैं वेइंग को अपने साथ लेकर आ गया। वेन्यांग ने मुझसे पूछा, आप यंग मास्टर वे को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो मैंने कहा, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे यहाँ से दूर ले जाऊं। लेकिन उस दिन मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों तुम्हारे अंदर के दर्द को नहीं समझ पाया? अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता तो मैं तुम्हारे अंदर हो रहे बदलाव को समझ पाता। मैंने क्यों दुनिया का विश्वास किया और तुम्हें सपोर्ट नहीं किया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? काश मैं हीलिंग आया होता और हमेशा तुम्हारा साथ दिया होता। मैं क्यों तुम्हारी अनकही बात नहीं समझ पाया वेइंग? तुमने अपनी गोल्डन कोर खो दी, तुमने अपनी स्वेबियान को खो दिया और तुमने अपना सम्मान भी खो दिया। लेकिन एक चीज जो तुमने नहीं खोई वो थी तुम्हारी ह्यूमैनिटी। तुम्हारे साथ इतना खुश हो जाने के बाद भी तुमने हमेशा कमजोर लोगों का साथ दिया। मैं तुमसे कैसे प्यार ना करूं वेइंग, लेकिन क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? कुछ समय बाद वेइंग को धीरे धीरे होश आने लगा था। वेइंग ने मुझसे कहा, लंजा, हम बाहर कैसे आए? मैंने उससे कहा, हमारी जंगछा से लड़ाई हो गई थी। वेइंग ने मुझसे कहा, लंजा, मैं जंगछा की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो अपने शब्दों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और जो उसके मन में आए वो कह देता है। तुम प्लीज उसके कहे वर्ड्स पर ध्यान मत देना। मैं सोचने लगा, वेइंग, मैं उसके वर्ड्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दोस्त हूँ। क्या मैं सच में तुम्हारे लिए बस एक दोस्त हूँ? अब हम वहां से यूनपिक सिटी के लिए जाने वाले थे। वेइंग ने जिन गंगवाइयों के रूम में जो एड्रेस देखा था उसके अकॉर्डिंग हम गुयन टेम्पल पहुंचे। लेकिन टेम्पल के बाहर एक तरीके का फॉर्मेशन लगा हुआ था। हमने सोचा कि यहाँ रात को आना ठीक रहेगा, लेकिन आज की रात हम दोनों के लिए यादगार होने वाली थी, जिसके बारे में हम दोनों को पता भी नहीं था। वेइंग ने वेनिंग से एक सेफ जगह जाने के लिए कहा और हम दोनों एक होटल की तलाश में निकल गए। हम एक होटल में पहुंचे। ओनर लेडी ने हमसे कहा कि हम कितने रूम्स लेंगे। मैं वेइंग का आंसर जानना चाहता था।
मैं अगर उसकी नजरों में एक दोस्त हूँ तो वो कितने रूम्स के लिए कहेगा। लेकिन वेइंग मेरी तरफ देख रहा था। ओनर लेडी ने कहा, आप दोनों एक रूम में ही ठहर जाइए, वैसे भी मेरे रूम्स काफी बड़े हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेइंग ने भी अपना सिर हिला दिया। इसका मतलब वो सेम रूम में ही रहना चाहता था। वेइंग, तुम मुझे कभी कभी कंफ्यूज कर देते हो। वेइंग ने ओनर लेडी से कुछ समय बाद डिनर और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लाने के लिए कहा। हम दोनों अंदर रूम में गए। वेइंग बहुत थक गया था और बेड पर जाकर लेट गया। वेइंग कह रहा था, लंजा, ये रूम सच में कितना सुंदर है। मैं उसके पास गया और उसकी पल्स चेक करने लगा। मैंने उससे कहा, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं उठकर जैसे ही जाने वाला था, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी। आखिरकार वो उसके मन में क्या है, वो मुझसे क्या कहना चाहता है। लेकिन वेइंग मुझसे कुछ नहीं कह पा रहा था। जब से जंगछा ने वो सब बातें कही थी, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कहता जिससे मुझे हर्ट हो, मैंने उससे कहा, मैं मेडिटेट करना चाहता हूँ, तुम्हें अब सो जाना चाहिए, मैं तुम्हें समय से उठा दूंगा। और मैं पास ही में बैठकर मेडिटेट करने लगा। कुछ समय बाद मैंने देखा वेइंग गहरी नींद में सो चुका था। उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। मैं उसके पास गया और उसके बाल हटाने लगा। नींद में ही उसने अपना फेस मेरे हाथ पर रख दिया। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसके चीक्स पर किस किया। समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। शाम हो चुकी थी। वेइंग नींद से उठ चुका था। उसने मुझसे कहा, लंजा, तुमने मुझे समय से क्यों नहीं उठाया? मैंने उससे कहा, तुम्हें प्रॉपर आराम की जरूरत थी। तभी डोर पर नॉक हुआ और वो लेडी ओनर हमारा डिनर और वो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जो वेइंग ने ऑर्डर की थी वो लेकर आ गई थी। मैं वापस मेडिटेट करने लगा। वो लेडी ओनर वेइंग से कहने लगी, आप दोनों कहाँ से आए हैं? वेइंग ने कहा, हम दोनों गुसू से आए हैं। तो वो लेडी कहने लगी, मैं यही सोच रही थी, आप यहाँ आसपास के तो नहीं लगते, क्योंकि आप दोनों बहुत गुड लुकिंग हैं। वेइंग हंसने लगा और कहने लगा, मुझे उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो मुझसे ज्यादा हैंडसम दिखता है। वो लेडी कहने लगी, वो बहुत हैंडसम दिखते हैं और आप बहुत क्यूट हैं, आप दोनों ही बहुत अच्छे दिखते हैं। अब वेइंग उस लेडी से गोयन टेम्पल के बारे में जानकारी लेने लगा। उस लेडी के जाने के बाद वेइंग ने अल्कोहल को एक ग्लास में किया और मेरे सामने रखा। मैं सोचने लगा, वेइंग चाहता है कि मैं ड्रंक हो जाऊं, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं भी जानना चाहता था कि वेइंग के दिल में क्या है, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं वो अल्कोहल पी गया। अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मैंने तुरंत सोने का नाटक किया। एक दिन मुझे वेइंग को बताना होगा कि अब मुझ पर अल्कोहल का कोई असर नहीं होता, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उसके सामने नशे में होने का नाटक करना होगा, क्योंकि मैं भी वेइंग के दिल के बारे में जानना चाहता हूँ। वांग जी ने वो ड्रिंक का ग्लास पी लिया था और वो ड्रंक होने का नाटक करने लगा था। वेइंग उसके कान में कहने लगा, लंजा, क्या तुम सच में सो गए हो? और वेइंग उसके फेस को टच करने लगा। वांग जी सोचने लगा, वेइंग, अगर तुम मेरे साथ खेलना ही चाहते हो तो यही ठीक है। ऐसा सोचकर मैंने वेइंग के बालों को हटाकर उसकी नेक पर बाइट किया। वो मुझसे कहने लगा, लंजा, क्या तुम ड्रंक हो? लेकिन तुम ऐसे ही किसी को बाइट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ। तो ये नेक बाइट ऑथर ने ऐड किया है इस फैन फिक्शन में। अगर आपको याद होगा तो ओरिजिनल नोवेल में वांग जी ने वेइंग की फिंगर पे बाइट किया था। वेइंग मेरी बातों पर हंसने लगा। अब मैं सोचने लगा, शायद फ्यूचर में हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएं। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ बिताया हर एक पल अपने लिए यादगार बना लेना चाहता हूँ। ऐसा सोचते ही मैं वेइंग को तुरंत होटल रूम से बाहर ले आया। जब हम दोनों बाहर आए तो मैंने एक घर देखा जहाँ पर काफी सारे चिकन्स थे। मैं वेइंग को उस घर के अंदर ले गया। मुझे याद है जब हम यंग थे तो वेइंग निहुसैंग और जंगछा के साथ मिलकर चिकन पकड़ा करता था, लेकिन इस बार मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। मैं उसे उस घर के अंदर ले गया और 2 चिकन्स उठाकर वेइंग को दे दिए। वेइंग मुझसे कहने लगा, लंजा, तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो चिकन्स उसके हाथ में दे दिए। मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा। अब मैंने बेचन को निकाला और उस घर की वॉल पर लिख दिया, लान वांग जी यहाँ आया था। मैं बाहर जाने लगा। वेइंग ने मेरी बेचन को हाथ में लिया और मेरे नाम के पास अपना नाम भी लिख दिया।
मैं मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथों से मेरे फेस को कवर किया और मुझसे कहने लगा, लंजा, जब तुम स्माइल करते हो तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। मैं सोचने लगा, वेइंग, मैं तुम्हारे लिए ही तो स्माइल करता हूँ। अब हम दोनों वापस अपने होटल में आ गए थे। वेइंग ने वो दोनों चिकन्स उस लेडी ओनर को दिए और हम दोनों ऊपर अपने रूम में आ गए। वेइंग मुझे देखकर कहने लगा, लंजा, अपनी हालत देखो, तुम कहीं से भी हंगुंजुन नहीं लग रहे हो। वो मेरे पास आया और मेरे फोरहेड रिबन से चिकन फेदर हटाने लगा। उसने मुझसे बात लेने के लिए कहा और मैंने उससे बात लेने में मेरी मदद करने के लिए कहा। हम दोनों पास ही के रूम में गए जहां बाथ टब रखा हुआ था। वेइंग मेरे लिए वार्म वाटर लेने गया। उसने जैसे ही वार्म वाटर बाथ टब में किया, मैं अपने कपड़े निकालकर खड़ा हो चुका था। आज रात मैं बस वेइंग का हो जाना चाहता था। वेइंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने मुझसे बाथ टब में जाने के लिए कहा। मैं जैसे ही बाथ टब में गया, मैंने देखा वेइंग जाने लगा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे मेरे साथ रुकने के लिए कहा। मैंने उससे मेरा फोरहेड रिबन खोलने के लिए कहा। वेइंग मेरा फोरहेड रिबन खोलकर मेरी बॉडी रब करने लगा। वो मुझसे कह रहा था, लंजा, ये सोप की स्मेल तुम्हें सूट नहीं करती। मुझे तुमसे आती हुई सैंडलवुड स्मेल ही पसंद है। ऐसा कहकर वो मेरे नजदीक आने लगा और मुझे टच करने लगा। अब मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और मैंने वेइंग को अपनी तरफ खींचा और उसे किस करने लगा। मैं वेइंग पर बहुत एग्रेसिव हो गया था और उसके लिप्स को बाइट करने लगा था। हम दोनों इतने वाइल्ड हो गए थे कि बाथटब टूट गया था और हमारे रूम में पानी फैल गया था। अब मैं वेइंग को बेड पर ले गया था। हम दोनों एक दूसरे में ही खो गए थे। कुछ समय बाद जब हम धीरे धीरे अलग हुए तो वेइंग ने मुझसे कहा, लंजा, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया था। हम दोनों के बीच इंटीमेट सीन्स हुए और वो मुझसे थैंक्स कह रहा है। इससे पहले कि वेइंग कुछ ऐसा कहता जिससे मुझे और दुख हो, मैंने अपने कपड़े पहने और वहां से उठकर चला गया। उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सब उसके थैंक्स के लिए किया था? वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता? वेइंग भी आधी रात को ही उस होटल को छोड़कर वहां से जा चुका था। कुछ समय बाद वेनिंग मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, यंग मास्टर वे खतरे में है। ये सुनते ही मैं वहां से गोयन टेंपल के लिए निकल गया। मुझे अपने वेइंग को बचाना था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा ब्रदर वेइंग से कह रहे थे, यंग मास्टर वे, अगर अब भी आप मेरे भाई की फीलिंग्स को नहीं समझ पाए हैं तो मेरे भाई ने आपसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है। मैं सोचने लगा, ब्रदर आप ये सब क्या कह रहे हैं? वेइंग मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो मेरी गलती कैसे हो सकती है? वेइंग ब्रदर से बस यही बोले जा रहा था कि उसे ये सब कुछ भी नहीं पता था। वो गेट की तरफ दौड़ने लगा। जिन गंगवायों के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। जिन गंगवायों उससे पूछने लगा, यंग मास्टर वे, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मुझे अभी के अभी हंगुंजुन से मिलना है। मैंने देखा कि सब उस पर अटैक करने वाले थे। मैंने बेचन को निकाला और वेइंग के सामने आकर खड़ा हो गया। जिन गंगवायो कहने लगा, यंग मास्टर वे, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप यहाँ हैं तो हंगुंजुन भी यहाँ जरूर आएगा। उसने मुझसे कहा, हंगुंजुन, अगर आप वेइंग को सेफ देखना चाहते हैं तो 2 कदम पीछे चले जाइए और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स लॉक कर दीजिए। जिन गंगवायो ने वेइंग के नेक पर एक शार्प वायर रखा हुआ था। मैं तुरंत पीछे चला गया और मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को लॉक कर दिया। वेइंग मुझसे कहने लगा, लंजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिन गंगवायो ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना। लेकिन वेइंग कहने लगा, नहीं, मुझे अभी कहना है, ये अर्जेंट है। और उसने मुझसे कहा, लंजा, अभी थोड़ी देर पहले जब रूम में मैंने तुमसे थैंक्स कहा था, मैं सच में तुम्हारे साथ सोना चाहता था। मैं वेइंग की ये बात सुनकर शॉक्ड रह गया। ब्रदर के लिए भी ये सुनना बहुत शॉकिंग था। जिन गंगवायों के हाथ से वो वायर लूज हो गया और वेइंग तुरंत मेरी तरफ भागता हुआ आया और मुझे गले से लगा लिया। वेइंग ने मेरे फेस को पकड़ा और मुझसे कहने लगा, लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ का हर दिन हर रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अचानक बादलों की आवाज होने लगी। ब्रदर हमारी तरफ आए और उन्होंने वेइंग से कहा, यंग मास्टर वे, ये सब बातें आप बाद में भी कर सकते हैं।
हम दोनों टेम्पल के अंदर चले गए। मुझे अभी भी वेयिंग की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। अब वेयिंग मेरे पास आ गया और उसने मुझसे कहा, लंजा, मैं तुमसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी मेमोरी बहुत वीक है। नाइटलेस सिटी वाले दिन क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं याद। तुम्हें मेरी वजह से कितना दर्द सहना पड़ा था और मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। मैं एक कायर था जो अपने ही दिल की फीलिंग्स से दूर भाग रहा था। लंजा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं सोचने लगा, वो भी मुझसे प्यार करता है। क्या ये सच है? इतने सालों तक जिस प्यार के लिए मैं तरसता आया हूँ आज वो मेरा हो गया है। मैंने आसपास के लोगों का कोई ध्यान नहीं दिया। मौसम की वजह से गोया टेम्पल की लाइट्स कम हो गई थी। मुझे मेरे सामने बस वेयिंग दिख रहा था। मैंने वेयिंग को अपनी बाहों में लिया और उसे किस किया। अब वो सिर्फ मेरा है। मैंने अपना फोरहेड उसके फोरहेड से टच किया और मैंने उससे कहा, वेयिंग, मैं भी हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। गुया टेम्पल में जो भी कुछ हुआ था गाइस, वो मैं फिर से शेयर नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ मैं उसके ऊपर, आप सीरीज वर्सेस नोवेल में देख लेना। गुया टेम्पल से बाहर आने के बाद वेयिंग ने मुझसे कहा, लंजा, पिछले कुछ दिन हमारे लिए एक सपने की तरह रहे हैं ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम इतने शांत क्यों हो? क्या सब कुछ ठीक है? अब तुम एक चीफ कल्टीवेटर बन गए हो, तुम्हें हम के अलावा और भी कुछ बोलना सीखना होगा। उसकी इस बात पर मैं स्माइल करने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ को किस करते हुए कहा, लंजा, ये स्माइल सिर्फ मेरे लिए है। तुम ये स्माइल किसी और को नहीं दिखा सकते। मैंने उससे कहा, वेयिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और तभी वहां पर वेनिंग और सुजुए आ गए थे। सुजुए कहने लगा, यंग मास्टर वे, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे अपने बचपन का कुछ याद आ रहा है। कोई था जिसके साथ मैं बचपन में माउंटेन में खेला करता था। उन्हें रेडिशेस खाना पसंद नहीं था। वो मुझे ग्राउंड में बाकी प्लांट्स के साथ प्लांट किया करते थे और मुझसे कहते थे कि मैं भी उनकी तरह बड़ा हो जाऊंगा। वेयिंग को समझ आ गया था कि वो आयुएन है। वेयिंग ने उसे गले लगाया और वेयिंग मुझसे कहने लगा, मुझे लगा कि वैन क्लैन का कोई मेंबर नहीं बचा होगा। लंजा, ये तुम ही हो ना? तुमने ही आयुएन को बचाया है ना? तुमने उसे सच में बहुत अच्छी सीख दी है। मैंने कहा, पहले उसे तुमने सिखाया था। वेयिंग कहने लगा, सही कहा तुमने, मैंने भी उसे बहुत अच्छे से सिखाया है। सुजुए कहने लगा, यंग मास्टर वे, मुझे याद आ गया, आपने मुझे सिखाया है कि अडल्ट बुक को कैसे कवर किया जाए जिससे वो नॉर्मल बुक जैसी लगने लगे। वेयिंग कहने लगा, हंगुन जुन, उसकी बातों का विश्वास मत करो। मैं एक बच्चे को ऐसी बातें कैसे सिखा सकता हूँ? क्योंकि मैं वेयिंग को अच्छे से जानता था, इसलिए मुझे पता था कि वेयिंग ने सुजुए को ये सब सिखाया होगा। जब वेयिंग को पता चला कि मैं उसे सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, तो उसने सुजुए को परेशान करने के लिए कहा, आयुएन, क्या तुम्हें याद है तुमने बचपन में एक बार हंगुन जुन को अपना डैड कहा था? सबके सामने तुम यंग हंगुन जुन को अपना डैड कह रहे थे। बेचारा हंगुन जुन। सुजुए मुझसे माफी मांगने लगा और वेयिंग उसकी बातों पर हंसने लगा। अब हम जैसे ही वहां से आगे जाने वाले थे, वेनिंग ने वेयिंग से कहा, यंग मास्टर वे, अब मैं भी आप लोगों से अलग होता हूँ। मुझे भी अब अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। मैंने उससे कहा, वेनिंग, फ्यूचर में कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो याद रखना, मैं और वेयिंग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने वेयिंग से कहा, चिंता मत करो, वो दोनों सेफ रहेंगे। मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेनिंग को क्लाउड रिसेस के पास में ही रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। अब मैं, वेयिंग और उसका लिटिल एप्पल पहाड़ी के किनारे तक आ गए थे। वेयिंग ने मुझसे कहा, लंजा, मुझे पता था कि वो मुझसे क्या सुनना चाहता है, लेकिन मुझे उससे कहना पड़ा, वेयिंग, अब मुझे जाना होगा। एक समय था जब मैंने ब्रदर से कहा था कि मेरे और वेयिंग के बीच में कोई नहीं आ सकता, लेकिन आज ब्रदर को मेरी ज़रूरत थी। मैंने उनसे ये भी प्रॉमिस किया था कि जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। वेयिंग ने मुझसे कहा, लंचा, मैं समझता हूँ। जेवुजुन ने मुझे सब बता दिया था। सालों पहले जब तुम बिल्कुल अकेले थे तो जेवुजुन ने ही तुम्हारा साथ दिया था, और अब तुम्हारा समय है उन्हें सपोर्ट करने का। एक समय था जब तुमने मुझसे पूछा था, वेयिंग, क्या तुम मेरे साथ वुसू चल सकते हो, लेकिन तब मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता था।
आज मैं खुशी से तुम्हारे साथ गुसु चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ तुम अब एक चीफ कल्टीवेटर हो, तुम हंगुन जुन हो। तुम्हारे क्लैन की तरफ तुम्हारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हें पहले उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान अपने क्लैन की तरफ दो, जिससे लैंड क्लैन के सारे एल्डर्स मुझे तुम्हारे पार्टनर के रूप में स्वीकार कर सकें। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये हीलिंग पैट्रियार्क तुमसे वादा करता है। मैं शायद तुम्हारे साथ अभी नहीं रह पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने अपने फोरहेड को उसके फोरहेड से लगाया। उसने मुझसे कहा, लंजा, कहीं ये हम दोनों के बीच का गुड बाय तो नहीं? मैंने उससे कहा, वेइंग, ये कोई गुड बाय नहीं है, ये तो हम दोनों की नई शुरुआत है। मैंने 13 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है वेइंग, तुम्हें कुछ समय और कर सकता हूँ। वेइंग ने मुझसे कहा, अगर ऐसा है तो तुम जाकर अपनी ड्यूटीज निभाओ और याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब हमारा अलग होने का समय आ रहा था। मैंने वेइंग से कहा, तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं तुम्हारे साथ हमारा म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ? और हम दोनों ने अपना वो म्यूजिक प्ले किया। वेइंग ने मुझसे कहा, लंजा, मैं हर बार तुमसे पूछता आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे उस म्यूजिक का नाम नहीं बताया। मैं उसे नाम बताने ही वाला था, लेकिन उसने मुझसे कहा, मैं आज उस सॉन्ग का नाम नहीं जानना चाहता। जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम मुझे उस सॉन्ग का नाम बताओगे। मैंने उससे प्रॉमिस किया। उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि हंगुंजन हमेशा अपने प्रॉमिसेस रखता है। अब मैं उससे दूर चला गया था। मैं उसे चेंचिंग प्ले करते हुए सुन सकता था। मैं वादा करता हूँ वेइंग, मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊँगा। अब मैं वापस लौटकर सीधे ब्रदर के पास गया था। ब्रदर ने मुझसे कहा, वांग जी, मुझे पता है मेरा भाई अपने शब्दों का पक्का है और वो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास आ जाएगा। लेकिन तुम कब तक दूसरों के लिए जियोगे वांग जी? अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा। मुझे पता है तुमने सालों से उसका इंतजार किया है वांग जी। तुम मुझे अब एक पापी बना रहे हो। तुम्हें अभी के अभी यंग मास्टर वे के पास चला जाना चाहिए। मैं वादा करता हूँ तब तक मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। अब मैं वापस अपने वेइंग के पास चला गया था। मैंने उसे यीलिंग सिटी के पास चेंचिंग प्ले करते हुए सुना। वो हमारा सॉन्ग प्ले कर रहा था। मैंने उसका नाम लिया। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसने मुझसे कहा, लंजा, क्या तुम सच में आ गए हो? मैंने फिर उससे वही क्वेश्चन किया जो मैंने उससे सालों पहले पूछा था, वेइंग, क्या तुम मेरे साथ गुसु चलोगे? उसने मेरे फोरहेड पर किस किया और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार था। हम दोनों हमारे घर जाने वाले थे। हम दोनों जिंगशी जाने वाले थे। वांगजी वेइंग को अपने साथ जिंगशी ले आया था। वेइंग वांगजी से कहता है, लंजा, मैं बात लेकर आता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। वांगजी सोचने लगता है, जब मैं यहाँ अकेला रहता था तो मुझे उस रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वेइंग भी मेरे साथ रूम शेयर करने वाला है। क्या ये रूम उसके लिए ठीक होगा? तभी मैंने देखा वेइंग अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। मैं उसके कपड़े लेकर कोल्ड पॉन्ड की तरफ जाने लगा। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी बॉडी पानी में भीगी हुई थी। उसको देखकर मेरे हाथ से उसके कपड़े गिर गए। तभी उसे पता चला कि कोई उसे देख रहा है। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मैं उसे अपनी गोद में लेकर जिंगशी ले आया। मैंने उसे अपने बेड पर लेटाया। मैंने उसका हाथ अपने फोरहेड रिबन पर रखा और मैंने उससे कहा, वेइंग, तुम्हारा लंजा सिर्फ तुम्हें हक देता है इस फोरहेड रिबन को छूने का। आज से ये लंजा सिर्फ तुम्हारा है। वेइंग, तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? उसने मेरा फोरहेड रिबन खोला और मुझसे कहा, लंजा, इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम पर ही विश्वास करता हूँ। उसने मुझे किस किया और यहाँ से हम दोनों की जर्नी शुरू हो चुकी थी। मैंने उसे बताया जो सॉन्ग मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, उस सॉन्ग का नाम वांगशियन था। वो मुझसे कहने लगा, लंजा, इसका मतलब तुम तब से ही मुझसे प्यार करते थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे किस करने में बिजी था। तभी उसने मुझसे कहा, लंजा, ये किस मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। मैं उससे अपनी नजरें चुराने लगा। क्या उसे पता चल गया कि उस दिन उसे किस करने वाला मैं ही था? वो मुझसे कहने लगा, इसका मतलब वो तुम ही थे? लंचा, कौन सोच सकता है कि तुम ऐसा भी कर सकते हो? तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया।
मैं शॉक्ड रह गया। मैंने उससे पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम पहले भी बहुत बार किस कर चुके हो। वो हंसने लगा और मुझसे बोला, लंजा, तुमने सच में मेरी बातों का विश्वास कर लिया था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने उससे कहा, वेइंग, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं जो ये सब की इच्छा रखता हो, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आते हो तो ये दिल कमजोर पड़ जाता है। उस दिन मैंने तुम्हें ब्लाइंड फोल्डेड देखा और मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो, वेइंग। उसने मेरे गालों पर हाथ फिराया और मुझसे कहा, लंजा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है। मुझे खुशी है कि वो तुम थे जिसने मुझे किस किया। वो मेरी उस लाइफ का पहला और आखिरी किस था। उस रात हम दोनों एक हो गए थे। अब सुबह हो चुकी थी। मैं वियिंग को प्यार से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाला था। मैंने ब्लैंकेट से उसकी बॉडी को कवर किया और मैं बेड से उठ गया। मैंने जमीन से अपना फोरहेड रिबन उठाया जो वियिंग ने रात को केयरलेसली नीचे डाल दिया था। अब मैंने रूम में रखे हुए बाथटब में वार्म वाटर किया और नहाने के लिए चला गया। कुछ समय बाद मैंने वियिंग की आवाज़ सुनी। मुझे पता था कि वियिंग उठ चुका है। मैं रूम में अंदर गया और वियिंग को अपनी गोद में उठाकर बाथटब में लेकर आया। वियिंग अभी भी नींद में था। उसके बाल उलझे हुए थे। मैं अपनी माँ का जेड कॉम्ब लेकर आया। मैंने देखा वियिंग बाथटब में ही सो गया था। मैं उसके बाल कॉम्ब करने लगा। वो धीरे धीरे नींद से जागने लगा था। उसने मुझसे कहा, लंचा, आज तक किसी ने भी मेरे बालों को ऐसे कॉम्ब नहीं किया। बचपन में मैडम यू जंगशा और शिजे के बालों को कॉम्ब किया करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे बालों को कॉम्ब नहीं किया। आज मुझे पता चल रहा है जब कोई आपका ख्याल रखता है तो कितना अच्छा लगता है। थैंक यू, लंजा। मैंने उसका रेड रिबन उठाया और उसके बालों को टाई किया। मैंने उसके कपड़े पास में रखते हुए कहा, नहाने के बाद तुम चेंज करके बाहर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा सिजुए और जिंगी बाहर थे। सिजुए कहने लगा, हंगुंजुन सीनियर वे कहाँ हैं? क्या वो सच में आपके साथ आ गए हैं? तभी वियिंग बाहर निकल कर आया। सिजुए उसको देखकर कहने लगा, सीनियर वे, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए हैं। हंगुंजुन आपके बिना बहुत अकेले थे। वियिंग मुझे टीज करने लगा। उसने मेरे कान में कहा, लंजा, क्या मैं उन दोनों को बता दूं कि उनका हंगुंजुन कुछ समय पहले मेरे साथ क्या कर रहा था? मैंने उसे शेमलेस कहा और उसे इग्नोर किया। वो हंसने लगा। अब हम दोनों ब्रदर से मिलने गए। ब्रदर ने वेइंग से कहा, यंग मास्टर वे, मुझे खुशी है कि आपने फाइनली वांगजी के साथ रहने का सोच लिया है, लेकिन मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। वांगजी मेरी वजह से पहले आपको ज्वाइन नहीं कर पाया था। वेइंग ने कहा, जेवुजुन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लंजा मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे पता है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आप रहेंगे। मैं आप दोनों की रिलेशनशिप की हमेशा से ही रेस्पेक्ट करता हुआ आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, लंजा ने मेरी वजह से जितने आंसू बहाए हैं, अब मैं उसे उतना ही ज्यादा खुश रखूंगा। ये सुनकर ब्रदर ने वेइंग को गले लगाया। ब्रदर ने मुझसे कहा, वांगजी, मैंने अंकल से यंग मास्टर वे के बारे में बातें की हैं। तुम दोनों को जाकर अंकल से मिलना चाहिए। वहां से बाहर निकलते वक्त वेइंग ने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता कि अंकल लैन मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने उसे गले लगाया और उससे कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अब हम दोनों अंकल के सामने बैठे हुए थे। अंकल ने वेइंग से कहा, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम गूसू रूल्स को फॉलो करोगे? मैं अंकल से कुछ कहने ही वाला था कि अंकल ने मुझे चुप करते हुए कहा, मैं यहाँ वे वुशन से बात कर रहा हूँ। वेइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे कहूँगा मैं सारे रूल्स फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मैं वो इंसान नहीं रहूँगा जिससे लंजा ने प्यार किया था। मैं हमेशा से अपने रूल्स को फॉलो करते हुआ आया हूँ और अपने दिल की सुनते हुए आया हूँ। आप अब तक ये समझ गए होंगे, अंकल लैन। अंकल ने कहा, वे वुशियन, मुझे खुशी है कि तुमने ऑनेस्ट आंसर दिया। तुम्हें गोसू के किसी भी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक रूल है जो तुम्हें ज़िंदगी भर तक फॉलो करना होगा। तुम वांगजी को कभी छोड़कर नहीं जाओगे। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे और उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? वेइंग ने कहा, अंकल लैन, मैं यहाँ वापस ही इसलिए आया था कि मैं हमेशा लंजा के साथ रह सकूं और उसे खुश रख सकूं। अब अंकल ने वेइंग से सर्व की हुई टी पीने के लिए कहा।
वेइंग को पता था कि लैन क्लैन की हर्बल टी बहुत कड़वी होती है। उसके चेहरे की हालत देखकर मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, लेकिन उसने अंकल से कहा, मैं चाहता हूँ कि पहले लंजा इसको पिए, जिससे ये स्वीट हो जाएगी। ये सुनकर अंकल मेरी तरफ देखने लगे। मेरे कान शर्म से लाल हो गए थे। अब अंकल ने ब्रदर से एक बैंक्वेट रखने के लिए कहा, जिसमें वेइंग और मुझे कल्टीवेशन पार्टनर्स अनाउंस कर दिया जाएगा। अब अगले 2 दिनों तक मैं वेइंग को ज़्यादा समय नहीं दे पाया, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज़ में और बैंक्वेट को ऑर्गेनाइज करने में बिजी रहता था, और वो जूनियर्स के साथ बिजी रहता था। अब बैंक्वेट का समय नज़दीक आ गया था। सजुई ने मुझसे कहा, सीनियर वे रूम में तैयार हो रहे हैं। मैं जैसे ही जिंगशी में गया, मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसने लैन क्लैन का वाइट रोब पहना हुआ था। उसने मुझसे कहा, लंजा क्या हुआ? क्या ये वाइट रोब मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा? मैं सोच रहा था कि तुम मुझे लैन क्लैन के कपड़ों में देखकर खुश होगे। मैंने उसे वॉल पर पुश किया और मैंने उससे कहा, वेइंग, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें ऐसे देखे। तभी सिजुई ने हमारे डोर पर नॉक किया। अब हम दोनों का बैंक्वेट में एंटर करने का समय आ गया था। वेइंग ने मुझसे कहा, लंजा, अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूँगा। मैंने उससे कहा, वेइंग, मेरे लिए तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस वही वेइंग रहो जिससे मैंने प्यार किया था। जब हम दोनों अंदर गए तो ब्रदर ने सबके सामने मुझे चीफ कल्टीवेटर अनाउंस किया और वेइंग को मेरा कल्टीवेशन पार्टनर अनाउंस किया। सब लोग शॉक रह गए थे और कहने लगे, हीलिंग पैट्रियार्क हंगुन जुन का कल्टीवेशन पार्टनर है। तभी मैंने सारे कल्टीवेटर्स से कहा, आज से वेइंग का नाम हमेशा रेस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। कुछ कल्टीवेटर्स हम दोनों को साथ देखकर खुश नहीं थे, लेकिन मैंने अपने ब्रदर की तरफ देखा, जो अब लैंड सेट लीडर थे और हम दोनों के लिए बहुत खुश थे, और मेरे लिए बस यही मैटर करता है। अब सब लोगों ने अपने हाथ में टी कप्स उठाए। ब्रदर ने वेइंग से कहा, यंग मास्टर वे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? वेइंग ने कहा, मुझे पता है पुराने कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हंगुन चुन के लिए मैं खुद को सभ्य बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर उसने टी कप उठाया और पी लिया। उसकी फेस एक्सप्रेशन देखकर मैं समझ गया था कि उसे वो हर्बल टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैंने चुपके से एम्पर इस्माइल का जार टेबल के नीचे से उसके हाथ में दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए हर्बल टी की जगह कप में अल्कोहल डाल लिया। अपनी ड्यूटी की वजह से मैं कुछ कल्टीवेटर्स के साथ बातों में लग गया था। कुछ समय बाद मैंने देखा वेइंग बैंक्वेट में नहीं था। मैंने जिंगी और सुजी से पूछा कि वेइंग कहाँ गया है। उन्होंने बताया, हमने यंग मास्टर वे को रूम की छत पर अल्कोहल पीते हुए देखा था। मैं सोचने लगा, कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। मैंने देखा वेइंग के साथ क्लान लीडर जैंग भी वहां बैठे हुए थे। क्लान लीडर जैंग वेइंग को लोटस कोव इनवाइट करने आए थे। उन्होंने वेइंग से कहा, इस बार मैं खुद पर्सनली तुम्हें और लान वांग जी को युनमग एंसेस्ट्रल हॉल लेकर जाऊंगा। दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे। मुझे खुशी हो रही थी कि उन दोनों भाइयों के बीच की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई हैं। अब मैं वेइंग को एक सरप्राइज देना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैं अकेला ही युनमग विजिट करने गया। क्लान लीडर जैंग ने मुझसे मेरे आने का कारण पूछा। मुझे पता था मेरे प्लान में क्लान लीडर जैंग मेरी मदद कर सकते हैं, इसलिए मुझे उन्हें अपना प्लान बताना पड़ा। अब मैं जिंगशी वापस आ गया था और मैंने अपनी सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। तभी वहां वेइंग आया। मेरी बॉडी मिट्टी से कवर्ड थी। वेइंग ने मेरे गालों से मिट्टी हटाते हुए कहा, लंजा, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? मैंने उसका हाथ लिया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। मैंने वहां उसके लिए एक छोटा सा लोटस पॉन्ड बनाया था और कुछ लोटस भी उगाए थे, जिससे उसे अपने लोटस कोव की याद ना आए। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या वेइंग को सच में ये अच्छा लगेगा? लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा था। मुझे लगने लगा शायद उसे मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया। मैं उससे माफ़ी मांगने वाला था कि तभी उसने मुझे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझसे कहा, लंजा, तुमने आज मुझे मेरी बचपन की सारी यादें लौटाई हैं। समझ नहीं आता मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ।
मैंने उससे कहा, वेइंग तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब वेइंग मेरी गोद में बैठा हुआ था, उसका सिर मेरी चेस्ट पर था और हम दोनों लोटस पॉन्ड को ही देखे जा रहे थे। वेइंग मुझसे कह रहा था, लंजा तुमने ये सब कब प्लान किया? मैंने कहा, तुम मुझे हमेशा से युनमग ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें मना कर देता था। मुझे पता था कि बेस्ट लोटस सीड्स युनमग में ही मिलते हैं, तो मैं वहां पर लोटस सीड्स लाने के लिए गया था। अब यही हमारा घर है वेइंग। वांगजी लैंड एल्डर्स के साथ एक मीटिंग में था, क्योंकि अगले दिन हर एक क्लान के जूनियर्स गुसू में 6 महीने के लिए रहने आने वाले थे। इसी को लेकर वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वेइंग मीटिंग में नहीं था। लैन चैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि यंग मास्टर वे सारे जूनियर्स को डार्क एनर्जी के बारे में सिखाएं। इस बार वो भी गुसू के एक टीचर रहेंगे। एक एल्डर कहने लगता है, जेवुजुन तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। हीलिंग पैट्रियार्क हमारा दुश्मन रह चुका है, हम उसे यहाँ रहने दे रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप उसे यहाँ टीचर बनाना चाहते हैं। लैन चैन कहता है, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे यंग मास्टर वे पे पूरा विश्वास है, और वैसे भी सारे जूनियर्स उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो जूनियर्स के बीच बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अंकल, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इससे पहले कि लैन चैन कुछ कहता, वो एल्डर लैन चैन से कहने लगता है, तुम किसी बाहर वाले को गुसू का टीचर कैसे बना सकते हो? तभी वहां पीछे से वेइंग आता है। वेइंग कहता है, मैं यहाँ टीचर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वेइंग लैन चैन की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, जेवुजुन मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि लैन क्लैन के लोग मेरे टीचिंग मेथड्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो वांगजी की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, लंजा मैं घोस्ट जनरल से मिलने जा रहा हूँ, मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगा। वांगजी समझ गया था कि वेइंग को उन सब की बातों का बहुत बुरा लगा है। वांगजी उस लैन एल्डर से कहता है, जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरा पार्टनर है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगा। वो हमेशा आप लोगों को रेस्पेक्ट देता है, तो वो बदले में भी आपसे रेस्पेक्ट चाहता है। ऐसा कहकर वांगजी वहां से चला जाता है। अगले दिन वांगजी रेडी हो रहा था। उसने मिरर में वेइंग का रिफ्लेक्शन देखा जो पीछे से आ रहा था। वेइंग वांगजी के फोरहेड रिबन को बांधने लगता है। वेइंग मिरर में देखता है कि वांगजी सिर्फ उसे ही घूरे जा रहा था। वेइंग उससे कहता है, लंजा मुझे ऐसे मत देखो वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, वेइंग क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रुक जाऊं? वेइंग उससे कहता है, लंजा मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन अभी तुम हंगुन जुन बनो और अपनी ड्यूटीज निभाओ। सारे क्लान के जूनियर्स आने लगे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। दोनों जिंगशी से बाहर आते हैं। वेइंग वांगजी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। वांगजी वेइंग को फॉरहेड पे किस करता है और वहां से चला जाता है। सारे क्लान के जूनियर्स अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। उन जूनियर्स में वेइंग का नेफ्यू जिनलिंग भी था। अब लैन चैन खड़ा होता है और सबसे कहता है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को आपके नए टीचर से मिलवाना चाहूँगा जो आपको डार्क एनर्जी का ज्ञान देंगे। और वहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क यानी वेइंग को बुलाया जाता है। वेइंग को देखकर वांगजी शॉक्ड रह जाता है। वांगजी उससे कहता है, ये कब हुआ? तो वेइंग उससे कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था लंजा। सिजुए और जिनलिंग कहने लगते हैं, यंग मास्टर वे हम बहुत खुश हैं कि अब आप भी हमारे टीचर होंगे। अगले दिन सुबह वेइंग उठा तो उसने देखा वांगजी रूम में नहीं था। वेइंग सोचता है, वे वुशियन वांगजी तुम्हारी तरह लेट नहीं उठता, वो अपनी ड्यूटीज पर चला गया होगा। ये सोचकर वेइंग पास के हॉल में चला जाता है जहां वांगजी जूनियर्स को मेडिटेशन सिखा रहा था। वेइंग उसको डिस्टर्ब नहीं करता और पास ही के एक स्टोर रूम में आ जाता है। वहां उसे इंसेंस बर्नर रखा हुआ दिखता है जिसको वो अपने रूम जिंगशी में ले आता है। इंसेंस बर्नर क्या था ये आपने मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में देखा होगा। इंसेंस बर्नर वाला चैप्टर था, लेकिन यहाँ चैप्टर थोड़ा सा चेंज है। तो वेइंग रात को इंसेंस बर्नर को जलाता है। जब वो दोनों रात को सो रहे होते हैं तो वेइंग ड्रीम में पहुंचता है जहां वो यंग लान वांगजी और यंग वेइंग को देखता है। यंग वांगजी वेइंग को एक टॉय दे रहा था।
इसी ड्रीम की वजह से वियिंग को याद आता है कि जिस टॉय को वो हमेशा से संभाल के रखता आ रहा था, वो टॉय उसे वांगजी ने ही दिया था। अगले दिन वियिंग अपनी स्लीव से वो टॉय निकालता है और वांगजी से कहता है, लंजा, मैं उस लड़के को कभी नहीं भूला था जिसने मुझे ये टॉय दिया था। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम थे। वियिंग वांगजी के गालों को पकड़ते हुए कहता है, तुम हमेशा मेरे अंधेरे जीवन में एक रोशनी की तरह रहे हो लंजा। अब वांगजी वियिंग को गोद में ले जाकर उसे बाथ टब की तरफ ले जाता है और बाथ टब में वार्म वाटर करता है। वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे? वांगजी वियिंग से कहता है, अगर मैं बाथ टब में आ गया तो या तो तुम या ये बाथ टब सरवाइव नहीं कर पाएगा। वियिंग उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है, लंजा, तुम ये बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वियिंग और वांगजी की शादी होने वाली थी। लान चचान वांगजी से कहता है, क्या तुम तैयार हो वांगजी? अगर आज मदर और फादर जिंदा होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। वांगजी, आज के दिन तुम्हें थोड़ा और स्माइल करना होगा। तभी वहाँ सुजरे और जिंगी आते हैं। जिंगी कहता है, हंगुंजुन, सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं और यंग मास्टर वे ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। अगर आप जल्दी ही बाहर नहीं गए तो वो यहाँ खुद आकर आपको अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आएंगे। ऐसा कहकर सिजी और जिंगी आपस में हंसने लगते हैं। अब वांगजी और वियिंग मैरिज हॉल में एंट्री करते हैं। वांगजी सोचता है, मुझे आज भी याद है जब वियिंग ने मुझे प्रपोज किया था। हम दोनों हमेशा से ही एक दूसरे से बंधे हुए थे, लेकिन आज हम सबके सामने पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। हम दोनों दोस्त बने, पार्टनर्स बने, कल्टीवेशन पार्टनर्स बने और आज हम हस्बैंड्स बनने जा रहे हैं। लान चुरैन अनाउंस करता है, आज हम सब यहाँ दो बेस्ट वॉरियर्स के मिलन के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनमें से एक हंगुंजुन नाम से प्रसिद्ध है तो दूसरा द यीलिंग पैट्रियार्क। पूरा बैंक्वेट ब्लेसिंग से भर जाता है। सब लोग वांगजी और वियिंग को कांग्रेचुलेशंस विश करते हैं। पीछे से म्याम्या की आवाज आती है जो उन लोगों को विश कर रही थी। वांगजी सोचता है, मुझे आज भी याद है कुछ समय पहले जब कोई भी वियिंग के साथ नहीं था तो म्याम्या ने ही वियिंग के लिए बोला था। मुझे पता है वो उसकी वेल विशर है। म्याम्या के साथ उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर लिटिल म्याम्या भी थी। वियिंग कहता है, लंजा, हम पहली बार लिटिल म्याम्या से मिल रहे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उसे देना चाहता हूँ। वियिंग लिटिल म्याम्या को मनी देता है और म्याम्या से कहता है, बैंक्वेट को एंजॉय करो और जाने से पहले हमसे एक और बार मिलकर जाना। बैंक्वेट खत्म होता है और वियिंग एम्प्रेस इस्माइल का जार लेकर रूफ पर जाकर उसे पीने लगता है। तभी वहाँ वांगजी आता है। वियिंग उससे कहता है, लंजा, मेरे हस्बैंड को मत बताना कि मैं यहाँ बैठकर एम्प्रेस इस्माइल पी रहा हूँ। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांगजी भी उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है। उसको मुस्कुराता देख वियिंग उससे कहता है, लंजा, तुम स्माइल करते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। ये सुनते ही वांगजी उसके हाथ से एम्प्रेस इस्माइल का जार लेता है। इससे पहले कि वियिंग उसे मना कर पाता, वांगजी वाइन पी लेता है। वियिंग सोचने लगता है कि शायद अब वांगजी सो जाएगा और उसे नशा हो जाएगा, लेकिन वांगजी को कुछ नहीं होता। वांगजी वियिंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वियिंग, ऑनेस्टली अब मुझ पर अल्कोहल का कोई असर नहीं होता। तुम्हें क्या लगा था, क्या सिर्फ तुम ही एक्टिंग कर सकते हो? वियिंग कहता है, लंजा, इसका मतलब तुम कभी भी ड्रंक नहीं थे, तुम बस एक्टिंग कर रहे थे। वांगजी कहता है, मुझे ड्रंक होने का नाटक इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं अपने ट्रू वियिंग को देखना चाहता था। वियिंग कहता है, लंजा, तुम तो सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। वांगजी कहता है, ये सब मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, वो ये सब में माहिर है। और दोनों हंसने लगते हैं। अब वांगजी वियिंग को अपनी गोद में लेकर जाता है। दोनों जिंगशी में एंटर करते हैं जहां हर जगह रोजेस और पियोनी फ्लावर्स बिखरे हुए थे और सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। वियिंग वांगजी से कहता है, लंजा, तुम्हें सैंडलवुड की स्मेल बहुत पसंद है ना? तो वांगजी कहता है, सैंडलवुड की स्मेल मेरी माँ को बहुत पसंद थी। उनके जाने के बाद सैंडलवुड की स्मेल से ही मुझे उनके होने का एहसास होता था, इसलिए मुझे ये सेंट बहुत पसंद है। अब वियिंग वांगजी के फोरहेड रिबन को खोलता है और दोनों अपनी डेली नाइट एक्टिविटी करते हैं। यू नो, एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी।
इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा नॉवल ख़त्म होता है। तो गाइज़ मेरा इतना कहने पर भी कि ये सिर्फ फ़ैन फिक्शंस हैं, ये फैंस ने लिखे हैं, फिर भी ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट देखिए, मैं इनका नाम शो नहीं करूँगी, इन्होंने लिखा है ये जो भी कुछ तुमने कहा है ये सब झूठ, शायद ये यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जो भी तुमने किसके बारे में कहा ये सब झूठ है। असल बात तो ये है कि वो बस बेस्ट फ्रेंड्स थे मूवी में भी और असल में भी। अब वो लोग जिन्होंने सिर्फ सीरीज देखी है, मैं उन्हें और किस तरीके से समझाऊं कि एक्चुअल नोवेल जाके रीड करो, वो दोनों गे कपल्स ही थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस तरीके का कोई कमेंट देखते हो तो प्लीज़ उन्हें जाकर बताइए कि ये सच में एक गे कपल्स थे। चाइना की सेंसरशिप की वजह से हमें वो सब सीरीज में नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं ये बात बार बार समझाकर अब थक चुकी हूँ लिटरली। ओके, वीडियो को 1K लाइक्स तक ज़रूर पहुंचा देना ताकि मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन शेयर कर सकूं। शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।